सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से जरूर से जुड़ें। तो इस सेशन के अंदर जो बजट है, आज के बजट के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो हमें प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से और मेंस प्रोस्पेक्टिव से आंसर राइटिंग के लिए पता होना चाहिए, तो वो सारा एक एक करके डिस्कस करेंगे। और इसका पीडीएफ भी एक मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, जो कि पीआईबी के अंदर ही पब्लिश हुआ है, उसको थोड़ा सा चेंजेस करके, और उस पीडीएफ को आपको मैं अवेलेबल कराऊंगा। जिस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे का क्विक रिवीजन पीडीएफ और एक कंपाइल्ड फॉर्म में इकोनॉमिक सर्वे भी मैंने पीआईबी के माध्यम से आपके लिए कंपाइल कर दिया है, क्योंकि बहुत ही आसानी से आप उसको ग्राफिक और टू द पॉइंट कंटेंट है, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। उसके लिए अभी कंटेंट आपको सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर अवेलेबल है। वैसे टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक बार पूरा बजट पे नज़र डाल लेते हैं। तो बजट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखो, अभी जो थोड़े बहुत जो ये डेटा है पूरा रटना तो नहीं है, थोड़ा सा ट्रेंड का आइडिया होना चाहिए। इन जनरल सेंस में जो ट्रेंड है वो अगर आइडिया रहेगा तो ठीक रहता है, और क्योंकि बजट फिर अगले साल फिर आएगा तो वो हमें ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स ज़रूर से पता होना चाहिए। तो देखो, एक तो रिसिप्ट की बात करें तो रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट है। जैसे कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो यहाँ पे जो लोन है फ्रॉम जनरल पब्लिक या फॉरेन गवर्नमेंट से या RBI से, तो जो भी ये है पैसा आता है उसे हम कैपिटल रिसिप्ट के अंदर रखते हैं। बाकी जो टैक्स और कई दूसरे मेजर्स के माध्यम से पैसा आता है उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। तो यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट, इफ़ यू टॉक अबाउट द रेवेन्यू रिसिप्ट, तो बजट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ये आपका बढ़ रहा है। कैपिटल रिसिप्ट की अगर बात करो तो यहाँ पे जो इफ़ विल सी हियर, तो यहाँ पे ये 17 है और ये 16 है, तो इसमें जो एस्टिमेट है इसके अकॉर्डिंग ये रिड्यूस हो रहा है। ट्रेंड याद रखना है। एक्सपेंडिचर की अगर रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर बात करें तो वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो आपका वी कैन से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो बढ़ा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर शब्द है कि मतलब यू आर फॉलोइंग, जो भी हमारा खर्चा एसेट क्रिएशन के लिए है। एसेट ऐसी चीज़ जैसे रोड है और भी ऐसे एसेट जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जहाँ पे आपकी इकोनॉमी में अगर आप एसेट पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो लॉन्ग टर्म रिटर्न आपको मिलेंगे, और काफ़ी बेनिफिशियल भी रहता है अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फॉलो करें। तो इसमें भी देखोगे देयर इज़ एन इंक्रीज ट्रेंड। अगर इफ विल सी तो देयर इज़ एन इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब दूसरी चीज़ देख लेते हैं, दैट इज़ नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की बात इस बजट के अंदर की गई है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म देखो, क्योंकि चीज़ें बहुत बदल रही हैं। इफ़ यू सी तो आजकल जैसे अगर सरकार भी है तो गवर्नमेंट भी ई गवर्नमेंट हो रही है। मतलब जो टेक्नोलॉजी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो सरकार ई गवर्नमेंट हो रहा है। ई गवर्नेंस की बात हम कर रहे हैं, मतलब सरकार अपने जो भी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की हम बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से गवर्नेंस के प्रोसेस को सरकार के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि इकोनॉमी का डिजिटलाइजेशन एक तरफ है, इसको कैसे इंक्रीज़ किया जाए, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। इवन इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन है, डिजिटल हैव्स और डिजिटल हैव नॉट्स के बीच का डिवाइड्स है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी कुछ लोग एक्सेस कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते हैं, तो उस पर प्रयास करने की बात की गई है। ई कॉमर्स जैसे एरिया को और कैसे बढ़ाएं, उस पर फोकस आपका किया जाएगा। जन विश्वास बिल की बात की गई, इसमें लाइक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो जन विश्वास, जैसे ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं टैक्स को लेके, या बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट होते हैं तो उसमें रियायत देना। फिर कई बिजनेस रिफॉर्म्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। फिर जो डेटा गवर्नेंस है, डेटा गवर्नेंस का मतलब है जैसे देखो बहुत सारे एरियाज़ के समय की अगर हम बात करें तो चीज़ों का डिजिटलाइजेशन हो रहा है। क्योंकि चीज़ों का डिजिटलाइजेशन हो रहा है काफ़ी ह्यूज डेटा जनरेट हो रहा है। उस डेटा को स्टोर कैसे करें, मैनेज कैसे करें, प्रोटेक्ट कैसे करें, सिक्योर कैसे करें, तो उसके लिए प्रॉपर डेटा गवर्नेंस पे फोकस करना है। तो उस पर भी कहा गया कि डेटा गवर्नेंस और जो मैनेजमेंट है उसको फोकस करना। नई जो पेंशन स्कीम है उसके लिए कमेटी का गठन करना, तो किस तरीके से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। क्योंकि देखो जैसे पेंशन स्कीम है, अब कोई काम करता है बाद में उसे पेंशन मिलती है, तो एक फिस्कल प्रूडेंस का मतलब कि ऐसा ना हो कि खर्चा बहुत ज़्यादा हो, रिटर्न बहुत कम मिले। तो किस तरीके से इस नेशनल पेंशन स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा सके फिस्कल सेंस में, चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। फिर अर्बन डेवलपमेंट में देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने पेरी अर्बन, जो अर्बन एरिया उसके अगल बगल के जो रीजन्स हैं उनको अच्छे तरीके से कैसे डेवलप किया जाए जिससे कि माइग्रेशन को रोका जाए। क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होगा, सिटी सेंटर पे दबाव बहुत अधिक पड़ेगा, रिसोर्सेज का दबाव पड़ेगा, जो आप कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है, सिटी मैनेजमेंट है, उस पर बहुत सारे चैलेंजेस पड़ेंगे। लोकल बॉडीज़ के लिए भी बहुत चैलेंजेस आएंगे, चाहे वो क्राइम से रिलेटेड हों या सॉलिड या वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो, या और भी कई सारे रिसोर्सेज जो अवेलेबल कराने की बात हो। उसके बाद
ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट पे फोकस, मतलब जैसे ऑलरेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और इन्हेंस इंप्रूव करने की बात है। फिर वाटर सप्लाई इंप्रूव करना, सीवेज ट्रीटमेंट इंप्रूव करना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इंप्रूव करना, और जो सिटीज़ 30 लाख से ज़्यादा जहाँ पॉपुलेशन है वहाँ पे ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान की बात करें, धीरे धीरे चीज़ों को बदलते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करते हुए करना। फिर 1 करोड़ जो अर्बन पुअर और मिडिल क्लास फैमिली हैं उनको पीएम आवास योजना के अंदर कवर करना। हाट और स्ट्रीट फूड हब्स कई सिटीज़ में करना, क्योंकि देखो ये ट्रेंड भी काफ़ी रहता है, लोग बाहर का जो फूड और ये सब भी कंज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे हाट अगर क्रिएट किए जाएंगे तो जो उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी भी अर्निंग प्लस टूरिज्म भी इससे प्रमोट आपका होगा। रेंटल हाउसिंग क्रिएट करना इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से। फिर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जैसे विष्णुपाद टेम्पल है, विष्णुपाद टेम्पल या महाबोधि जो टेम्पल कॉरिडोर है उसको डेवलप करने की बात किया गया। तो विष्णुपाद टेम्पल के बारे में थोड़ा सा रीड कर लेना है आपको, ठीक है, गया में। और महाबोधि जो टेम्पल ये बोध गया के अंदर है, तो इनको टूरिज्म के रूप में डेवलप करना। राजगीर है उसको डेवलप करना कॉम्प्रहेंसिवली। नालंदा को डेवलप करना टूरिस्ट स्पॉट के रूप में। फिर उड़ीसा को एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन डेवलप करना, तो जैसे ये सारी जगह बिहार में है, उड़ीसा को भी डेवलप करना, ये भी आपका हाईलाइट किया है। फिर अगर एम्प्लॉयमेंट और सोशल सिक्योरिटी की बात किया जाए तो यहाँ पे एंजल जो टैक्स है, लाइक है ना, एंजल जो टैक्स है, तो मतलब जो इनकम टैक्स लगाए जाते हैं, जैसे मान लो कोई फंडिंग है और वो फंडिंग किसी अनलिस्टेड कंपनी, जनरली कोई ना कोई स्टॉक और उन सब में कोई कंपनी लिस्टेड होती है ना, या कोई स्टार्टअप है, तो यहाँ पे क्या एक सर्टेन वैल्यू से अगर ज़्यादा उसकी कोई कंपनी है, उसकी वैल्यूएशन है, तो उस पर एंजल टैक्स लग जाता है। एंजल टैक्स मतलब जैसे मान लो मैं कोई बिज़नेस चला रहा हूँ तो कोई स्टार्टअप कंपनी मुझे पैसा दे दे, तो ये एंजल टैक्स के अंदर आपका रहता है। तो ये जो एंजल टैक्स है, इस एंजल टैक्स को सारे जो क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स हैं उसके लिए अबॉलिश किया गया, जिससे कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक तरीके से क्या है प्रमोट किया जा सके। तो एक आपका हाईलाइट किया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस किया गया 35%। जो टैक्स है प्रोसेस है फॉरेन शिपिंग कंपनीज़ के लिए, जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं जो कि भारत में जैसे मान लो डोमेस्टिक क्रूज़ को ऑपरेट करेंगे तो उनके लिए टैक्स रेजिम थोड़ा सा एक ईजी करना। सेफ़ हार्बर रेट, सेफ़ हार्बर रेट क्या होता है कि जैसे मान लो माइनिंग है, जैसे इसमें शायद माइनिंग का दे रखा है, तो फॉरेन माइनिंग कंपनीज़ है, तो अब जैसे इसमें सेफ़ हार्बर में रहता है, जैसे उन्होंने कोई एक वैल्यूएशन रखा कि मेरी इतनी इनकम है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है और फिर उस पर टैक्स आपका लगा जाता है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव रहता है एक तरीके से कि ऐसा ना हो कि सरकारी तंत्र जो है या अपने आप ही जैसे वर्क चल रहा है और अपने आप ही उसका वैल्यूएशन करके और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देने का प्रयास करे। तो ये सेफ हार्बर रूल्स बेसिकली जो सर्कमस्टेंसेस हैं जहाँ पे इनकम टैक्स अथॉरिटी एक्सेप्ट करती हैं ट्रांसफ़र प्राइस या इनकम जो कि अराइज होता है एक सर्टेन क्लॉज के तहत। उसके बाद जो एक्सपेंडिचर है बाय एम्प्लॉयर टूवर्ड्स एनपीएस की बात करें, जो डिडक्शन है एक्सपेंडिचर बाय एम्प्लॉयर्स टूवर्ड्स एनपीएस के लिए जो डिडक्शन है उसको इंक्रीज़ किया गया है, 14% किया गया है। इसी तरीके से 14% ऑफ सैलरी फ्रॉम इनकम ऑफ एम्प्लॉयज़ इन प्राइवेट सेक्टर, सिमिलर डिडक्शन आपका एम्प्लॉयज़ इन प्राइवेट सेक्टर में देखा तो 14% कर दिया गया है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स और अंडरटेकिंग की अगर बात किया जाए, फिर जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें जैसे जो खरीफ क्रॉप्स हैं, खरीफ क्रॉप की अगर बात किया जाए जैसे रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप जून जुलाई में जिनको सोविंग की जाती है, फिर कटाई की जाती है बाद में अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, तो जो खरीफ क्रॉप है जैसे राई से खरीफ क्रॉप है, तो इनका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सर्वे कैरी आउट करना कई सारी डिस्ट्रिक्ट, लगभग 400 डिस्ट्रिक्ट है। फिर जन समर्थ का बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड का क्या है कि अगर किसान के पास, जैसे इमेज आप देखो किसान क्रेडिट कार्ड है, तो उस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो भी छोटी मोटी ज़रूरतें किसान को होती है वो जो है पूरा कर सकते हैं। जैसे आप लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो उसमें जो भी पैसा है उस पैसे का मतलब क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पे कर सकते हो, जैसे हम लोग नॉर्मल सेंस में करते हैं, ऐसे ही जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए जो खर्चा आ रहा है तो उसको किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड की बात की गई है। उसके बाद श्रिम्प एक प्रकार की मछली जैसी ही होती है, तो उसके लिए ब्रीडिंग सेंटर डेवलप करने की बात की गई है। उसके बाद जैसे जो लाइक रूरल इकोनॉमी है ना, रूरल इकोनॉमी को कैसे थोड़ा सा उसके ग्रोथ को इम्प्रूव किया जा सके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे प्रमोट किया जा सके, तो ये सारे कदम आपके उठाए गए हैं कि जो एग्रीकल्चर है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सके, या फिर आप कह सकते हो कि जो रिजिलियंस का मतलब है कि जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो कैसे सस्टेन और मेनटेन रहें और रूरल इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए या जो रूरल ग्रोथ है उसके लिए पार्टिसिपेशन बना रहे। हाई यील्डिंग सेंटर्स भी हैं
हैं, जैसे यहाँ पे कई सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं, जैसे आज के टाइम पे देखो एग्रीकल्चर रूरल इकोनॉमी का तो एक बहुत मेजर कंपोनेंट है। तो ऐसी वैरायटीज़ को डेवलप करना, सीड की वैरायटीज़ ऐसी डेवलप करना जो हाई यील्डिंग हो, क्लाइमेट का जो असर है उन पे कम पड़े, मतलब अगर थोड़ा स्थिति ख़राब भी होती है उसमें भी वो ईजिली उग सकें। 1 करोड़ जो फार्मर है क्रॉस कंट्री की बात करें तो कंट्री टुवर्ड्स नेचुरल फार्मिंग, तो यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना, सर्टिफिकेशन ऑफ ब्रांडिंग करना, उसके बाद बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स जो है वो इस्टाब्लिश करना, ये भी आपका फोकस किया। बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स की बात की गई है, तो इसको इस्टाब्लिश करने की बात की गई है। उसके बाद प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, अब इसमें क्या है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान ये आपका लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि आर्थिक और सामाजिक जो कंडीशंस है हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, इसको इम्प्रूव किया जाए। तो यहाँ पे ट्राइबल जो फैमिलीज़ हैं, जहाँ पे मतलब ऐसे विलेजेस जहाँ पे ट्राइबल मेजोरिटी में है और जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है जिसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं, तो वहाँ पे इस स्कीम के तहत प्रयास किया जाएगा कि जो आर्थिक और सामाजिक और आर्थिक कंडीशंस है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, इनको इम्प्रूव किया जाए। फिर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए आपके पास नेशनल रिसर्च फंड है, और नेशनल रिसर्च फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। जो भी फंडिंग है बेसिक रिसर्च और इन सब के लिए पैसा प्रोवाइड करना। फिर लगभग 1 लाख करोड़ है जिसके माध्यम से जो प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन पे फोकस करना। फिर जो वेंचर कैपिटल फंड 1000 करोड़ का है, इसको एक्सपेंड करना। जो स्पेस इकोनॉमी है, स्पेस इकोनॉमी ना आज के टाइम पे अगर आप देखोगे स्पेस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है और इससे भी कई रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, चाहे स्पेस टूरिज़्म हो या कई फ्यूचर के अंदर रिसोर्सेज जो निकाले जाएंगे, तो कई सारे ऐसे आपके स्पेस इकोनॉमीज़ आपकी डेवलप होंगे। कई जो आपके सैटेलाइट्स लॉन्च होंगे तो उसमें मान लो सर्टेन सर्विसेज हम किसी दूसरे देश को प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ भी रेवेन्यू जो है वो जनरेट आपका होगा। तो ये स्पेस इकोनॉमी है, तो उसके लिए सर्टेन फंड असाइन आपका किया गया है। फिर आपका एनपीएस माइनर्स के लिए, इसमें जैसे पेरेंट्स और गार्जियंस एक सर्टेन अमाउंट जो है पे कर सकते हैं बैंक में, और एनपीएस वात्सल्य के तहत फिर बाद में जैसे एक एज के बाद वो पैसा निकाल सकते हैं, तो उसमें जो भी इंटरेस्ट है वो आपका मिलेगा। तो ये बच्चों के लिए है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर की इफ़ यू टॉक अबाउट, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये याद रखना है, खासतौर से अगर आप मेंस की बात करो, इस साल ही अगर आप मेंस दे रहे हो, तो ये एरियाज़ होते हैं जिसमें सेपरेट प्रश्न आपके बन सकते हैं, जैसे एमएसएमई से रिलेटेड है किसी भी एरिया से, तो वो जो प्रश्न है अगर इन एरिया से बनते तो आपके पास अगर 3-4 पॉइंट्स भी हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इफ़ यू टॉक अबाउट, तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे इफ विल सी, तो नया मैकेनिज्म अनाउंस्ड फॉर फैसिलिटेटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ बैंक के द्वारा जो क्रेडिट है ऐसा में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को वो प्रोवाइड करना। उसके बाद मुद्रा लोन का जो लिमिट है उसको 10 से 20 लाख कर दिया गया है। उसके बाद ये TREDS प्लेटफॉर्म है, जो ट्रेड प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, तो इसमें जो रिसीवेबल्स होते हैं, जैसे मान लो MSME ने कुछ बेचा और उसका जो एक रिसिप्ट मिला तो उसे हम रिसीवेबल बोलते हैं, तो उस रिसीवेबल को भी कैश में तुरंत कन्वर्ट किया जा सकता है। तो भले अभी पैसा नहीं मिला बट उस रिसीवेबल के बेसिस पे पैसे को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है और यूज़ किया जा सकता है। तो खास तौर से ऐसे स्मॉल बिजनेसेस जहाँ पे आसानी से पैसा नहीं मिल पाता है, खास तौर से इंडिया के केस में देखा जाए, तो ये प्लेटफॉर्म्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑनबोर्डिंग है, मतलब जिनकी ऑनबोर्डिंग है, तो ये पहले 500 करोड़ का जो कंपनीज है वो कर सकते थे, अब इसको 250 करोड़ किया गया है। फूड इरेडिएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे फूड है उसमें सर्टेन रेडिएशंस प्रोवाइड करना, जिससे लाइक खास तौर से फूड प्रोसेसिंग एरिया में फूड इरेडिएशन किया जा सकता है, जिससे कि फूड को काफ़ी समय तक आप प्रिजर्व कर सकते हो, डिफरेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे उनको बचाया जा सकता है। तो फूड इरेडिएशंस के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करना देश के अंदर, जब हम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को डेवलप करना चाहते हैं तो वहाँ पे फूड इरेडिएशन का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। फिर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब डेवलप करना, ई कॉमर्स जैसे आपका अमेज़न और ये फ्लिपकार्ट और ये सब आते हैं। फिर लैंड से रिलेटेड रिफॉर्म्स की बात इसमें की गई है, तो रिफॉर्म्स लैंड एडमिनिस्ट्रेशन में लैंड आप कैसे मैनेज करते हो, अर्बन में प्लानिंग करना, फिर यूजेस बिल्डिंग बाय लॉ, मतलब रूरल और अर्बन एरियाज़ में जो भी लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स करना, चाहे लैंड को मैनेज करना, प्लानिंग प्रॉपर करना, यूज़ करना, या उस पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना, तो वो लॉ के माध्यम से होना चाहिए रूरल और अर्बन एरियाज़ के लिए। इसके लिए पहले आपको प्रॉपर मैपिंग करनी पड़ेगी, डिमार्केट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा या जानना पड़ेगा कि ओनरशिप किसकी कहाँ पे कितनी है। ये सब जितने भी जो लैंड एरिया रूरल एरियाज़ में उसे यूनिक लैंड
पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड होगा। लैंड जो रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्री है, वो इस्टेब्लिश किया जाएगा रूरल एरिया के अंदर। लेबर रिफॉर्म्स की बात करें तो ई श्रम जो पोर्टल है वो इंटीग्रेट किया जाएगा अदर पोर्टल के साथ, जो कि प्रोवाइड करेगा वन स्टॉप लेबर सर्विसेज सॉल्यूशन। तो ई श्रम जो पोर्टल है वो इंटीग्रेट किया जाएगा दूसरे पोर्टल्स के साथ, जिसके माध्यम से प्रोवाइड करना वन स्टॉप लेबर सर्विसेज सॉल्यूशन, जिसमें जो भी लाइक मान लो कनेक्टिविटी करना, जैसे किसी को मजदूरों की ज़रूरत है, लेबर की ज़रूरत है, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को लिंक करने का काम ये ई श्रम पोर्टल के माध्यम से है। इसका श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल है, ये भी आपका रिवैम्प किया जाएगा, जिसके माध्यम से जो इंडस्ट्री और ट्रेड है उसके प्रति वी कैन से कि कंप्लायंस करना। तो श्रम सुविधा एंड समाधान पोर्टल्स हैं, उसको थोड़ा सा चेंजेस उसमें भी किया जाएगा। तो जैसे इंडस्ट्री है, ट्रेड है, उससे रिलेटेड कई इश्यूज़ एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयर के बीच में जो रहते हैं, तो उनको एक प्रकार से प्रॉपर मैनेज किया जा सके। जैसे लेबर है, उनके लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर और ये सब चीज़ें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में है कई इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे इसमें एक तो कहा गया कि हाईवेज़ कई सारे डेवलप किए जाएंगे, एक्सप्रेसवे डेवलप किए जाएंगे, एंड ये आपका है स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट आपको 15,000 करोड़ का प्रोवाइड होगा, आंध्र प्रदेश को किया जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग इतना है, मैंने अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना रूरल हैबिटेशन में। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात अगर किया जाए तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड डेवलप करना। उसके बाद इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम की बात करना किया गया। तो इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम मतलब जो सिंचाई है उसकी सुविधाएं प्रोवाइड करना। फिर आसाम हिमाचल प्रदेश असिस्टेंस प्रोवाइड करना, आसाम हिमाचल प्रदेश का फ्लड मैनेजमेंट के लिए, फॉर उत्तराखंड, फॉर सिक्किम, है ना। तो क्योंकि बहुत सारा जब फ्लड आता है, बादल फटते हैं, एकदम से फ्लड आता है, लैंडस्लाइड होती है, तो इससे काफ़ी लॉस भी होता है। तो ऐसे स्टेट्स को सर्टेन असिस्टेंस प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो आपका प्रोवाइड करना। फिर प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स नई 100 सिटीज़ में डेवलप करना, ये भी है। मतलब पार्क्स प्रेजेंट हैं आपके, और इंडस्ट्रियल जो पार्क्स हैं वो प्रेजेंट हैं, उनको तुरंत आप यूज़ कर सकते हो कई सारे डिफरेंट पर्पस के लिए। या अंडर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऐसे पार्क्स डेवलप भी किए जाएंगे। फिर क्रिटिकल मिनरल्स स्कीम है, जो क्रिटिकल मिनरल्स है आज के टाइम में, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, इसको डेवलप करने के लिए आपको क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन रिसाइकलिंग, उसके लिए एक यूनिट आपका डेवलप करना। तो क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत जो क्रिटिकल मिनरल्स है उनका प्रोडक्शन, रिसाइकलिंग, ये सब डेवलप करना। फिर उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सोशल जस्टिस की अगर बात करें तो 3 लाख करोड़ जो है, ₹3 लाख करोड़ फॉर स्कीम बेनिफिटिंग वुमेन और गर्ल्स की अगर बात करें तो ₹3 लाख करोड़ ऐसी स्कीम जो कि वुमेन और गर्ल्स को बेनिफिट करें। उसके बाद इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स हैं उनका सेटअप करना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर। पोलावरम प्रोजेक्ट है जिससे कि फूड सिक्योरिटी नेशन के अंदर है। तो पोलावरम प्रोजेक्ट बेसिकली इरिगेशन प्रोजेक्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है। बताना कमेंट सेक्शन में किस रिवर पे लोकेटेड है। रिवर आई थिंक जी से नाम है उसका, एक बार चेक करना, शायद गोदावरी या महानदी कौन से में है ये। तो ये पोलावरम जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है ना, तो इरिगेशन है तो अगेन कई सारे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इसका इस्तेमाल भी होगा पानी का, और फूड सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। फिर कई सारे ऐसे कॉरिडोर्स भी हैं जैसे विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ओराकल नोड ऑन हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये भी है। फिर एनर्जी सिक्योरिटी एक नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, इसमें PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो सूर्य मतलब यहाँ पे प्रमोशन सोलर एनर्जी का। पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर जनरेट होती है तो उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, इस साल के प्रीलिम्स में भी था, तो पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप करना। फिर उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट जनरेशन जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। तो रिसर्च डेवलपमेंट स्मॉल और मॉड्यूलर, छोटे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स उनको कैसे डेवलप करें जिससे कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। फिर NTPC और भेल हैं, ये थर्मल पावर प्लांट के लिए जो है कार्य कर रही हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, इस पर हमने मतलब मैं हिंदू में इस पर डिस्कशन अलग से करूँगा इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, AUSC टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं। तो ये जो एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है बेसिकली इस्तेमाल भी की जाती है, एंड ये इसका जो इस्तेमाल है दैट इज़ देयर वी कैन से
एडवांस्ड अल्ट्रा जो सुपर क्रिटिकल है, ये थर्मल प्लांट में इसका इस्तेमाल भी आपका एक तरीके से किया जाता है। फिर एनर्जी ऑडिट ऑफ जो स्मॉल माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इनमें जो प्रॉपर एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो, इसके लिए एनर्जी ऑडिट करना है ना। तो ये सब स्टेप्स लिए गए हैं एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, जिससे कि जो एनर्जी की अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और जो अफोर्डेबिलिटी है वो आपकी मेंटेन रहे। नेक्स्ट अबाउट द एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग के लिए यहाँ पे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अपग्रेड करना, इंटर्नशिप प्रोवाइड करना टॉप कंपनीज़ में, ये भी फोकस है आपका। वुमेन और स्टूडेंट्स पे स्पेशल फोकस है। जो वर्किंग वुमेन हैं, वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल्स हैं, क्रंच सुविधा बनाना इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करके। फिर यू हैव अ मॉडल स्किल लोन स्कीम, ये भी है मॉडल स्किल लोन स्कीम है, ये रिवाइज करना टू फैसिलिटेट लोन अप टू 7.5 लाख फॉर अ गारंटी फ्रॉम अ गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड एक्सपेक्टेड टू हेल्प 25,000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर। इन लोन का इस्तेमाल करके सर्टेन जो स्किल है वो प्रोवाइड करना, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्किल प्रोवाइड करने के लिए चाहिए। फिर ई वाउचर प्रोवाइड करना फॉर लोन अप टू 10 लाख फॉर हायर एजुकेशन के लिए। तो ये सब कुछ प्रयास हैं कि स्किल और एजुकेशन को कैसे प्रमोट किया जा सके। कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप रिफॉर्म्स के लिए जो फाइनेंशियल सेक्टर विजन एंड स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट टू सेट एजेंडा, मतलब अगर एंटरप्रेन्योरशिप है, जैसे स्टार्टअप्स है या खुद से इंडस्ट्री नई नई सेटअप अगर करते हैं, तो उसके लिए एक विज़न एजेंडा या एक डॉक्यूमेंट लेकर आना 5 ईयर्स के लिए। फिर जो क्लाइमेट फाइनेंस है, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आज के समय में वी टॉक अबाउट ग्रीन डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना है, ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे कि एनवायरनमेंट का नुकसान ना हो, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना है। तो यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल फॉर क्लाइमेट एक्शन, तो यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस टू इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल फॉर क्लाइमेट एक्शन, मतलब जो फाइनेंस है दैट शुड बी अवेलेबल। फिर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट है उसको सिंप्लीफाई करना, जिससे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इन्फ्लो बढ़ सके और इंडियन रुपीज़ का यूज़ जो है वो इंक्रीज़ हो सके, हमारी जो करेंसी उसको और स्ट्रेंथन करना। तो जो रूल्स है फॉर एफडीआई और ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट उसको सिंप्लीफाई करना। अगर कोई दूसरी जगह से हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहा है या बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो उसके रूल्स को सिंप्लीफाई करना ये ज़रूरी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आएंगे तो नए नए जॉब्स भी आपके क्रिएट होंगे। तो इस बार के बजट में ये सारे एरियाज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, एनर्जी सिक्योरिटी, अर्बन डेवलपमेंट, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, प्रोडक्टिविटी, रिजिलियंस इन एग्रीकल्चर। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। हर एक टॉपिक पे 1-2 प्रश्न मेंस के बन सकते हैं, जरूरी नहीं फैक्ट और डेटा पे ही बने, बट ध्यान में रखना है। देखो ये ट्रेंड याद रखना, देखो फिस्कल डेफिसिट आपका रिड्यूस हो रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट भी रिड्यूस हो रहा है, प्राइमरी डेफिसिट भी रिड्यूस हो रहा है, अफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी रिड्यूस हो रहा है। तो ये आपका लगातार रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट अगर आप बोर्विंग माइनस कर दो तो जो सरकार कमा रही है और जो खर्चा कर रही है, रेवेन्यू डेफिसिट जो कमा रही है और खर्चा कर रही है उसके बीच का डिफरेंस, प्राइमरी डेफिसिट जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको माइनस कर दो, है ना। तो मतलब मान लो जितना भी रेवेन्यू है, जैसे सरकार 100 रुपये कमा रही है और 120 रुपये खर्चा कर रही है, तो 20 रुपये आपका जो है रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। अब इसमें प्राइमरी डेफिसिट में आपको माइनस कर देना, जो पहले से इंटरेस्ट पेमेंट में जो जा रहा है उसको माइनस कर दिया। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ऐसा पैसा जो खर्चा कर रहे हैं जिसके लिए एसेट, मतलब हम एसेट क्रिएट कर रहे हैं, तो उस अमाउंट को इसमें से माइनस कर देना। फिर अफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है, क्योंकि अगर एसेट क्रिएट करो तो पॉजिटिव यूज़ है। फिर आपका डायरेक्ट टैक्स से कितना कमाई है, इनडायरेक्ट टैक्स से कितनी कमाई, तो इसमें भी मतलब जो डायरेक्ट टैक्स में तो इंक्रीज़ हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स में सेम ही है। फिर उसके बाद डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है कि जैसे मान लो 100 रुपये है आप कमा रहे हो, 120 रुपये है खर्चा कर रहे हो, तो 20 रुपये का डेफिसिट है ना, तो इसको कैसे फाइनेंस करोगे, तो ये डेफिसिट फाइनेंसिंग है। तो ये मार्केट से पैसा ले सकते हैं, सिक्योरिटीज़ हैं स्मॉल सेविंग के माध्यम से, ये शॉर्ट टर्म बोरोविंग कर सकते हैं। तो ये कई ऐसे तरीके इस पर मेंशन्ड है, आप देख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे ये अगर देखोगे ना रेड में, ये शॉर्ट टर्म बोरोविंग है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोविंग आपकी काफ़ी नेगेटिव में है। उसके बाद दूसरे जो हैं वो ज़्यादा हैं, ये है। तो यहाँ पे अगर इफ़ यू सी हियर,
तो ये जो आपका मार्केट बोरोइंग है, ये मार्केट बोरोइंग आपका मेंशन्ड है, तो ये ऑलमोस्ट सेम ही है मार्केट बोरोइंग पिछली बार से अगर कंपेयर किया जाए। फिर कितना पैसा ट्रांसफ़र हुआ है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, तो उसमें भी इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है इसमें जो प्रपोज्ड है। इस बार टेबल आप याद रखना, रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, टोटल रिसिप्ट कितना, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना, रेवेन्यू डेफिसिट कितना, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना, फिजिकल डेफिसिट कितना और प्राइमरी डेफिसिट कितना है। तो ये डेटा थोड़ा सा याद रखना है। मेंस के लिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ थोड़ा ट्रेंड हमें याद होना चाहिए। डेटा तो पूरा नहीं लिखने का, लेकिन हाँ कोई आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये डेटा भी याद रखना चाहिए। जैसे रेवेन्यू डेफिसिट इंक्रीज़ हो रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्रीज़ है, कैपिटल रिसिप्ट रिड्यूस्ड है, टोटल रिसिप्ट आप देखोगे तो इंक्रीज़ड है, टोटल एक्सपेंडिचर आप देखोगे तो इंक्रीज़ड है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ड है, रेवेन्यू डेफिसिट आपका जो है वो आपका रिड्यूस्ड है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इफ़ यू टॉक अबाउट तो ये भी आपका जो है रिड्यूस्ड है, फिजिकल डेफिसिट आपका रिड्यूस्ड है, प्राइमरी डेफिसिट आपका रिड्यूस्ड है। तो ये डेटा थोड़ा सा देखना है। आप मुझसे हिंदू सेशन के लिए जुड़ सकते हैं। तो ये देखो आज का जो सेशन लिया था, मतलब जब भी आप सेशन देखें तो ये है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करना, यहाँ पे आपको फ्री इसका PDF भी मिल जाएगा, प्लस ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ भी आपको PDF मिल जाएगा इस सेशन का, सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल। आप UPSC मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं, करंट अफेयर प्लस के कोर्स के लिए जुड़ सकते हैं। अल्टीमेट कोर्स है, इसमें हिंदू के जो टॉपिक्स उनको सब्जेक्ट वाइज कंपाइल करके, प्लस PIB, डाउन टू अर्थ, उसके बाद physics.org, साइंस डेली, मेजर न्यूज़पेपर, ये सब कुछ कवर आपका होगा। ठीक है, जैसे एक नोट्स मैं आपको दिखाता हूँ, जो बुक सीरीज़ है, ये नोट्स हैं बुक सीरीज़ के, तो हर एक किताब को भी कवर किया जा रहा है एक एक करके। 8 जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं उसके लिए भी अलग से कोर्स है। इसके बाद देखो एग्रीकल्चर ऑप्शनल का कोर्स है, वो आपका चल रहा है। फिर डाउन टू अर्थ और ऐसी चीज़ें जो पूरी कवर हो रही हैं, करंट अफेयर प्लस के कोर्स है। तो बहुत अल्टीमेट कोर्सेस हैं और इन कोर्सेज से आप जुड़ सकते हैं मुझसे, मतलब सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करके। और जैसे एग्रीकल्चर ऑप्शनल का कोर्स भी है, ये सारी किताबों का एक कोर्स है, ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। इन क्लासेस को आप देख सकते हैं सारे, ठीक है। और ये आप स्कैन करके डायरेक्टली saurabpandeyupsc.com वेबसाइट पे चले जाएंगे। हिंदू का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, अलग से टेलीग्राम चैनल है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन में, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। इस सेशन का PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, या फिर आप सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।